कुछ लोग हाँ ऐसे होते हैं जो इस बात को इतर ले जाते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा उनसे एक शादी में उनसे मेरी सन 89 में मुलाकात हुई थी। आपने बताया कि आपका जो पहले इंटरेस्ट था जी, ये छोड़ दिया जाए कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम विवाद के नाम पर उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए आया कि ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत कर सके। अस्पाक और भारती का कैसे मिलन हुआ? कि हमारी दोनों की आस्था थी, वो मुझे भाई मानती थी तो मैंने उनको बहन एक्सेप्ट किया और मुझे लगा कि आने वाला जो है वो दुखी है, परेशान है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो उसकी मदद करने में मैंने पहल की। दीवारों पे एक नाम देखा जाता था, जी जी, डीपी यादव, नाम नहीं आंदोलन। जी जी, किसने दिया था वो? इंसाफ पाने वाला गुजर जाता है और उसका इंसाफ उसके मरने के बाद मिलता है, ऐसा भी होता है। जो आपने ये राजनीतिक शुरुआत की तो ये चंदौसी से की थी या कहीं और से की थी? कि मैंने इस पेशे को कभी अपना पेशा नहीं बनाया, मैंने खिदमत ही रखी। खिदमत। बहुत पुराने कांग्रेसी थे, जंगे आजादी के सिपाही भी थे, तो उनके साथ रह करके कुछ राजनीति में शौक आया कि बनना आदमी कुछ भी चाहता हो, लेकिन पता नहीं हालात इस तरह के हो जाते हैं कि बना कुछ और देते हैं। जी जी। फिर वकालत का सफर कैसे शुरू? वो मजबूरी में और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मुझे छोड़ना पड़े, तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे दुख होना चाहिए था और हुआ भी, बहुत दुख हुआ। आपने कौन सी पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की? आपने छात्र जीवन की राजनीति करी? जी हाँ। कौन से कॉलेज में की? कोशिश की हो, जब मेरे मन मुआफिक कोई पेशा नहीं मिला। क्या आपकी एक्टिविटीज रहती थी? आप सिंगिंग करते थे या एक्टिंग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे साथ है चंदौसी के जाने माने एक बहुत बड़े अधिवक्ता जिनका जो लॉयर सफर रहा है वो बहुत लंबा रहा है, और किस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और कहां इन्होंने स्टडी की, कैसे इनकी जिंदगी में इन्होंने अपना संघर्ष झेला, आज सारा कुछ जानेंगे। तो अस्पाक भारती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे शुरू हुआ आपका? सबसे पहले शुरुआत करें, हालांकि सफर तो बहुत सारे हैं भाई सबके, लेकिन शुरुआत जो इनकी हुई वो एज ए लॉयर हुई। तो एज ए लॉयर जो आपका सफर शुरू हुआ वो कैसे हुआ सर? एज ए लॉयर ना तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कुछ था और ना ही मेरी दिलचस्पी थी कि मैं कोई वकील बनूंगा। मैं तो फाइन आर्ट्स का दिलदादा था। अच्छा। म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, कॉलेज के प्रोग्रामों में म्यूजिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेना, एक्टिंग करना, ये सारा मेरा पसंदीदा शौक था। और मैं यही चाहता था कि मैं आगे चल करके अपनी पढ़ाई पूरी करके शायद इसी फील्ड में अपने को आजमाइश में लाऊं। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि बनना आदमी कुछ भी चाहता हो, लेकिन पता नहीं हालात इस तरह के हो जाते हैं कि बना कुछ और देते हैं। और मुझे जब मैंने देखा कि समाज में मेरे एक तरह से नफरत का माहौल है और हमारे मुल्क में एक अजीब तरह की चीज नई पैदा होती चली जा रही है कि लोगों को बंटवाने की एक साजिश हो रही है, तब मैंने अपने आप को अज़्म किया कि मैं समाज में एकता और अपने मुल्क के तमाम फिरकों में भाईचारे की ऐसी रोशनी पैदा करूं जिससे हम सारे हिंदुस्तानी एक होकर के भाई भाई बनकर के अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका जो पहले इंटरेस्ट था जी, वो आपका म्यूजिक, राइटिंग और एक्टिंग में था। जी जी जी। तो जैसे कि सर बता रहे हैं, मैंने देखा है सर का कुछ पुराने फोटोग्राफ, आपके जो यंग जवानी के फोटोग्राफ है, लाइक जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, ऐसे वो शायद आपने शेयर किए थे या किसी और ने शेयर कर दिए थे सर? नहीं, वो असल में मेरा भी शेयर है, उसमें और लोगों का भी है। अच्छा, और लोगों का भी है। तो सर वो उस लाइन में फिर आप क्यों नहीं जा पाए, और लॉयर में आपको कैसे इंटरेस्ट आया और वहां कैसे आप गए, कहां से आपकी दरअसल जिस फील्ड में मैं जाना चाहता था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो थी वो इस्लामिक कल्चर की थी। मेरे फादर मौलवी थे और वो नहीं चाहते थे, वो हमेशा इसको बड़ा खराब पेशा समझते थे इस फील्ड में जाने के लिए। तो मैं अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता था, अपने बाबूजी से, और मैंने उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए अपने उस फन को जिसका मैं दिलदादा था वो मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा। तो आपने, अगर कहा जाए कि जो आजकल की एक पीढ़ी को एक मैसेज है कि आपने अपने वालिदैन की खुशी के लिए इस लाइन को छोड़ दिया। जी बिल्कुल। तो सर जब आप इस लाइन को छोड़ रहे थे तो दुख हुआ था? बहुत दुख हुआ था। जाहिर है कि जिस फाइन आर्ट्स का मैं दिलदादा था वो मजबूरी में और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मुझे छोड़ना पड़े, तो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे दुख होना चाहिए था और हुआ भी, बहुत दुख हुआ।
तो जो उस दौरान जो आप जब कॉलेज में होंगे उस दौरान जब ये सारे कल्चर प्रोग्राम कॉलेज के अंदर जी जी होते उसमें थे बराबर हिस्सा लेता था। तो उसमें क्या आपकी एक्टिविटीज रहती थी? आप मैं सिंगिंग करते थे या एक्टिंग या क्या? मैं एक एज ए कंपेयरर बड़ा मशहूर था। अच्छा। प्रोग्राम का कंपेयरिंग करना, निजामत करना, संचालन करना, हाँ। वो साथ साथ में बीच बीच में जोक्स को लेकर के मैं लोगों को बुलाता था, आर्टिस्ट को बुलाता था हाँ। और खुद भी उसमें करता था। और इंटर यूनिवर्सिटी नैनीताल में हुआ करता था महोत्सव। अच्छा। उसमें मैंने 3-4 बार लगभग मुझे याद है मैंने हिस्सा लिया था। हाँ। और एक बार मैंने ट्रॉफी भी जीती थी। अच्छा, डांसिंग में या एक्टिंग में? एक्टिंग, गाने में, सिंगिंग में? सिंगिंग में। तो आपके उस वक्त फेवरेट सिंगर कौन हुआ करते? तलत महमूद। तलत महमूद। तो जी, तलत महमूद रफी साहब से पहले या रफी साहब के बाद में? पहले 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 आए हैं। हाँ, तो तलत महमूद का कोई एक गाना जो आपको सबसे फेवरेट रहा हो वो बताएं कोई। हाँ, बहुत सारे गाने थे लेकिन उनकी आवाज में जो लग्जिश थी वो मेरी बड़ी पसंदीदा थी कि अच्छा। तलत साहब अपने जो गाने में एक चीज को खराब माना जाता है, तलत साहब उसी की क्वालिटी में जाने जाते थे। अच्छा। कि वो अपने गाने में एक लग्जिश देते थे, उस लग्जिश का एक अजीब सी कैफियत हुआ करती थी। उनके बहुत सारे गाने बड़े फेवरेट है। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। इस तरह के गाने थे जो बड़े जबरदस्त हिट भी हुए और उनकी उस आवाज की लग्जिश की वजह से वो पॉपुलर भी हुए। और लिहाजा मैं रफी साहब को भी पसंद करता था, उनको भी गाता था, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा तलत साहब हुआ करता। तलत साहब थे। फिर वकालत का सफर कैसे शुरू? उसके बाद में जब मैं उस शौक से अलहदा हुआ, इतर हुआ, तो अच्छा मेरे घर की फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक थी। मेरे फादर बहुत पुराने कांग्रेसी थे, जंगे आजादी के सिपाही भी थे। तो उनके साथ रह करके कुछ राजनीति में शौक आया और मैं इस तरह से मैंने वो जैसे मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, तो मुझे लाजमी तौर पर अपने वालिद की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का शौक आया कि मेरे वालिद भी सामाजिक एकता में, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में और समाज में एकता भाईचारे में बड़ा बड़ा योगदान रहा उनका। तो मैंने कहा क्यों ना इसी को विरासत में आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने इसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस शौक को आगे बढ़ाया और राजनीति में सिर्फ इसलिए आया कि ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत कर सके, ईमानदारी के साथ अपने मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए काम कर सके, ईमानदारी के साथ मुल्क में भाईचारे की फिजा कायम हो, इसके लिए जितनी कोशिश हो सकती है वो हमें करनी चाहिए। और मैंने बिना किसी स्वार्थ के ये पूरी करने की कोशिश की। कितना कामयाब रहा ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, वो एक बात ठीक है। मेरा आपसे जो सवाल था वो मेरा सवाल था कि आपका जो आज आपको जो लोग जानते हैं, एक समाज सेवी जी और एक जैसे एडवोकेट अशफाक भारती। जी जी जी। तो एडवोकेट का सफर कहां से शुरू हुआ? एडवोकेट सफर पहले शुरू हुआ या राजनीतिक सफर पहले शुरू हुआ? राजनीतिक सफर पहले शुरू हुआ, ये छात्र जीवन में शुरू हो गया। तो आपने छात्र जीवन की राजनीति करी? कौन से कॉलेज में की थी आपने? मैंने एसएम कॉलेज में भी, मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको चलाया करता था। सीताराम येचुरी साहब जो मार्क्सवादी पॉलिट ब्यूरो के बहुत सीनियर लीडर थे, वो हमारे साथी हुआ करते थे। ये मतलब मैं थोड़ा सा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस समय, तो वो कोई राजनीतिक बड़े पद पे भी रहे हैं? वो मेरे साथ जो थे इसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में ही सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो भी छात्र थे, मैं भी छात्र था। तो आपका राजनीतिक सफर पहले हुआ। चलिए राजनीतिक उस पे ही बात करते हैं। तो जब आपने छात्र राजनीति की, वहां पे आप कभी चुनाव लड़े? वो जो जी हाँ, मैं केजी के कॉलेज से मैं चुनाव लड़ा। हाँ। और मैं वहां जो था वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहा हुआ। अच्छा, तो वो जो एक्टिंग का था वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। तो आपने कौन सी पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की? मैंने पहले तो स्टूडेंट्स विंग्स में स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू की। हाँ। फिर उसके बाद में वालिद का चूंकि बैकग्राउंड कांग्रेस था, तो यूथ कांग्रेस पे शुरू किया। और यूथ कांग्रेस में मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। अच्छा। हाँ, विनोद शर्मा मेरे साथी थे, वो रहे। हम दोनों साथियों ने यूथ कांग्रेस को काफी संवारने का काम किया, काम भी किया था। तो ये तो था राजनीतिक सफर। तो फिर आपको कब लगा कि अब राजनीति से मुझे हमारा जो लॉयर सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए और लोगों की हक की आवाज उठानी चाहिए और बुलंद तरीके से? क्योंकि मैं समझता हूँ एक राजनेता और प्लस अगर वो लॉयर हो जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो ये आपको कब एहसास हुआ कि अब मुझे राजनेता रहते रहते भी अब मुझे
जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए? मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब कोई मतलब सब चुनने की कोशिश की और जब मेरे मन मुआफिक कोई पेशा नहीं मिला तो मुझे चूंकि राजनीति के साथ एडवोकेसी का पेशा जो है मेल खाता है, इस लिहाजा मैंने इसे ज्वाइन किया। तो घर में आपके कोई और लॉयर? नहीं, मेरे से पहले तो कोई नहीं। तो ये आपका अपना था कि भाई मुझे अब कुछ ऐसा करना है तो राजनीति के साथ मुझे लॉयर में जाए। तो कितने सर ये जो सॉरी मैं आपको पूछना भूल गया था कि जो आपने ये राजनीतिक शुरुआत की तो ये चंदौसी से की थी या कहीं और से की थी? मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत तो चंदौसी से ही शुरू की थी। ठीक है जी। तो और जो आपने ये अपनी जुडिशरी वाली जो थी वो कहाँ से शुरू की थी? वो मुरादाबाद से की थी। तो जब आप वहां गए तो जब नए नए होंगे, अब तो आप मान गए, अब तो आपका नाम है, काफी लोग जानते हैं अशफाक भारती के नाम से, एडवोकेट अशफाक भारती। तो जब आप पहली बार कचहरी में एंटर हुए होंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बिल्कुल नया सा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ भी मैं खिदमत करने के लिए आना है मुझे, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नए परिवेश में आया हूँ, नए माहौल में आया हूँ। मुझे वैसा ही लगा जैसे मैं बाहर की फील्ड में था, वैसे ही कचहरी के अंदर भी मुझे। कचहरी के अंदर तो वहां जब आप गए तो वहां कौन लोग मिले आपको जिन्होंने आपका साथ दिया या जिनके साथ आप जुड़े? तो वो लोग आज भी हैं या अभी वो छोड़ चुके हैं इस पेशे को? कुछ हैं ऐसे नाम उनके बारे में? जी हाँ, बस वकालत के पेशे में आने से जैसे शुरू मैंने किया था तो एक बहुत अच्छे सीनियर बड़े समाज सेवी मदन दीक्षित जी, मुरादाबाद से नहीं चंदौसी से, मदन दीक्षित जी, उनके सानिध्य में उनकी सोबत में रहने का मौका मिला। और उसके साथ साथ जो मेरा राजनीतिक वो मतलब वकालत का जो सफर था वो बाबू रामलाल जी थे, मैंने उनकी शागिर्दी में शुरू किया। मुरादाबाद से? नहीं है, चंदौसी से। जी हाँ। सर आपने इस सिस्टम में रहते हुए कितने केस लड़े होंगे अपने करियर में? मैं वो गिनाए तो नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से मामले ऐसे थे। लेकिन मेरी ये था कि मैंने इस पेशे को कभी अपना पेशा नहीं बनाया, मैंने खिदमत ही रखी। और इस खिदमत में मेरे सब जानने वाले जानते हैं कि जिनकी भी पैरोकारी की है, मैंने उनसे वकालत का एक नया पैसा वसूल नहीं किया। अच्छा जी हाँ। तो जो आप केस लड़ते थे वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी हाँ। थोड़ा सा तो उसमें खर्चा आता होगा जो वो अपने खुद कर लेते थे, वो अपना खर्चा करते थे, वो क्लाइंट खुद कर लेते। तो जैसे आज अगर हम किसी लॉयर के पास जाते हैं वो कहते हैं कि भाई वो जो वकालतनामा लगेगा उसके नाम पे उसके पैसे लेते थे? अभी नहीं, उसके कभी पैसे नहीं आपने? हमने नहीं। अब ये तो अभी शुरू हुआ, उस जमाने में जब हम शुरू किए थे तो उस जमाने में तो इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं था। ये मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल पहले नहीं था, ये तो अभी 10-5 साल से शुरू हुआ है। तो उस जमाने में जैसे किसी को केस लड़ाना तो वो अपना एक 10 रुपए का 5 रुपए का वकालतनामा लाता था, उसमें 2 रुपए का टिकट लगता था, वो शुरू हो जाता। तो आपने अगर देखा जाए तो जो वकालत की है वो खिदमत खल्क की थी और मैंने उसको कभी अपना जरिया माश नहीं बनाया। तो जब जैसे आपके पास कोई केस आया और केस आने के बाद में आपको लगा कि यार मुझे ये केस जीतना ही है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि लॉयर्स को पता भी होता है कि ये गलत है, लेकिन चूंकि उसका क्लाइंट है उसको उसे जिताना होता है, यानी कि उसको सही साबित करना होता है। ऐसे केस आए आपके पास? नहीं, मैंने हमेशा जो ठीक लगा मुझे और मुझे लगा कि आने वाला जो है वो दुखी है, परेशान है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो उसकी मदद करने में मैंने पहल की। और ऐसे किसी आदमी की मैंने वकालत नहीं की जिसके बारे में ये मैं जानता था कि ये गलत तरीके से आया है, इसने जुर्म किया है, इसने लोगों को फंसाने का काम किया और खुद बचना चाहता है, तो मैंने उससे बचने का काम किया। जैसे कि आज हम कोई भी किसी वकील के पास जाएं और हम कहें कि हमारा ये केस है, वकील एक्सेप्ट कर लेता है। नहीं, तो केस लेने से वो नहीं किया मैंने। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ, वो नहीं किया। केस लेने से पहले आप ये चीज देखते थे कि केस मुझे ये लेना है नहीं? जी, मेरा अपना जाती तजुर्बा ये कहता था कि ये आदमी जो है किसी को फंसा करके या गुनाह करके या लोगों को परेशान करके खुद बचना चाहता है कानून की इज्जत से। ऐसे किसी आदमी की मैंने मदद करने की कभी कोशिश नहीं। एक फिल्म आई थी भाई साहब, दामिनी। अच्छा। और आई होप कि आपने देखी होगी। नहीं, शायद मैंने नहीं देखी हो। और उसमें मैं अभी आपको याद आ जाएगा, शायद दामिनी नहीं देखी हो, लेकिन उसमें एक्टर थे सनी देओल जी। और वो कहते थे कि तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। जी। तो आपके सामने कोई ऐसा केस आया कि तारीख पे तारीख मिलती है? और तो आज भी है, ऐसा तो आज भी है। कुछ हालात है, कुछ सिस्टम इतना हमारा अजीब सा हो गया है जहां लोगों को इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है।
मतलब मिलता है इंसाफ। मिलता तो है, लेकिन वो देरी मिलती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसाफ पाने वाला गुजर जाता है और उसका इंसाफ उसके मरने के बाद मिलता है, ऐसा भी होता है। तो आप, ये हमारे सिस्टम की मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ, तो क्या मतलब हमारे सिस्टम में थोड़ा हमारे सुधार सिस्टम होना में चाहिए? बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, जैसे कि प्रॉपर अदालतों में जजेस का ना बैठना, अच्छा। प्रॉपर अदालतों में वेकेंट, कोर्ट का वेकेंट रहना, हम्म प्रॉपर अदालतों में लगातार कुछ वकीलों के जरिए हम्म जो है तारीख पे तारीख लेकर के जो आप बता रहे हैं, हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ हाथ होता है, पूरे सिस्टम का हाथ है, हाँ। पूरे सिस्टम का हाथ है। तो उसमें क्या आप मतलब अपना, जैसे क्योंकि आप सीनियर हैं, आपका एक लंबा हाँ, ये करियर रहा है, उसमें आप क्या सजेशन, अगर शायद हमारे जुडिशरी से जुड़े हुए भी कुछ लोग देख रहे हो तो वो आपकी बात सुने, तो क्या कहना चाहेंगे कि इसमें इस तरीके से होना चाहिए जिससे लोगों को जल्दी न्याय मिल जाए? जल्दी न्याय मिलने में जो है देखा जाए तो प्रॉपर कोर्ट को संचालित करना है, मतलब लगातार वेकेंट ना रहे, हम्म कोर्ट में जजेस की भरपाई होनी चाहिए। हाँ, जो अक्सर देखने में आता है कि हमारे यहाँ जजेस की कमी है, हाँ, तो वो जो डिपार्टमेंट है जो जजेस को मतलब हम्म, लगाते हैं, हाँ, तो वो हमारे सिस्टम को चाहिए कि सारी अदालतें भरी हुई हों, हाँ, कोर्ट कोई खाली ना हो। हाँ, तो कोर्ट भी जब खाली नहीं होती है तो कोर्ट भी चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुकदमे तय कर दिए जाएं। हम्म कुछ हम वकीलों को भी चाहिए कि हम अपने किसी निजी कारणों की वजह से हम्म, मुकदमे को जितना जल्दी हम उसको सॉर्ट आउट करा सकें उतना अच्छा है। उतना अच्छा हाँ, उतना अच्छा है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो न्याय ये मिल हमारे सिस्टम की वजह से है, वरना हमारे जजेस भी बहुत अच्छे हैं। हम्म खूब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि लोगों हम्म को इंसाफ मिले। हम्म हमारे वकीलों में भी ज्यादातर लोग बहुत अच्छे हैं, हम्म जो चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छी तरीके से इंसाफ दिला सके। दिला सके। जी, तो जैसे कोई व्यक्ति है हाँ, और उसे न्याय चाहिए जी, और वो अदालत का रुख करता है। जी, जी, अदालत का रुख कब करता है? कि जब वो जाता है राजनेताओं के पास जी, जी, तो उनकी नहीं सुनी जाती, जी, जी, फिर वो जाता है, मतलब शासन के पास जाता है, हाँ, नहीं सुनी जाती, प्रशासन के पास जाता है, नहीं सुनी हम्म, जाती, फिर उसे एक उम्मीद होती है हम्म, कि मेरी अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो मेरी बात कोर्ट सुनेगा, बिल्कुल सही कहा और वो आपने। उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जाता है। लेकिन कोर्ट जब वो जाता है तो उसमें लॉयर से उसकी पहली मुलाकात होती है जी, और उसको बड़ा भरोसा होता है कि मैं जिस लॉयर से मिल रहा हूं जी, वो मेरी उस बात को अच्छे से जज साहब के सामने रखेगा, जी, क्योंकि जज साहब एक वहां पे अगर देखा जाए तो उनको पता नहीं होता कि केस क्या है, वकील ही बताएगा कि ये केस है। जी, उनके सामने तो जो दूसरे पक्ष ने रख हाँ, दिया वो उन्होंने सुन लिया, और जो हम रखेंगे वो उन्होंने सुन लिया। जी, जी, और उनका भी बड़ा विवेक होता है कि वो डिसीजन क्या देना है, एंड ऑफ डिसीजन तो उन्हीं का होता है, लेकिन बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, वकील की बिल्कुल, बड़ी भूमिका होती है कि उसको कैसे इंसाफ दिलाएगा। जी। तो इस तरीके का कोई आपके जीवन में कोई एक केस आया हो जो बड़ी उम्मीदों के साथ कोई व्यक्ति आपके पास आया हो और उसने कहा हो कि सर मेरी ये परेशानी है, मेरी ना शासन ने सुनी ना प्रशासन ने सुनी, अब मुझे उम्मीद आपसे है, तो अगर इस तरीके का कोई किस्सा हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए। तो ये मुझे ध्यान में, लेकिन ये कहना बिल्कुल आपका सही है हम्म कि जब दुनिया के तमाम सिस्टम से हार जाता है हम्म तो एक उम्मीद अदालतें हैं, हम्म हमारा न्याय व्यवस्था व्यवस्था है, हम्म जो पूरी तरह से उस दुश्वारी का सामना करते हुए उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि आज का जो राजनीतिक सफर है वो इतना खराब हो चुका है हम्म और इतना दूषित हो चुका है, हम्म और हमारा सामाजिक सफर भी बहुत खराब हो चुका है। हम्म ऐसी तमाम हालातों में जब आदमी दुखी होता है हाँ, तो उसका एक एक ही मरकज होता है कि वो अदालत के दरवाजे पर जाए और अपनी बात रखे। हम्म और निसंदेह आज के सिस्टम में हम्म आज भी अदालत पे ही मुनासिर है हम्म पूरा सिस्टम, कि अगर उसे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदालत से मिलेगा, हम्म और वो है भी। हम्म आज जितना कुछ हम देख रहे हैं, आज आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, हम्म जितना जो भी माहौल चल रहा है हम्म उस सब में अदालतों की एक बड़ी भूमिका रही है, हम्म जिसने लोगों में विश्वास जगाया है कि भले ही राजनीति हमारे साथ कितना भी खराब खेल कर दे, हम्म भले ही सामाजिक प्रदूषण में हम जितने ज्यादा जो है खराब हो जाए, हम्म लेकिन उन सब हालतों का जो इस्लाह है और जो सुझाव है, जो सुधार है, वो कानूनी प्रक्रिया करती है, और हमारी अदालतें उसमें सक्षम हैं। हिंदुस्तान में, अगर भारत में अगर कोई सबसे ज्यादा भरोसेमंद एजेंसी है, उसका नाम अदालत है। मिलता है लोगों को इंसाफ? बिल्कुल मिलता है साहब, कितने परसेंट लोगों को इंसाफ? बहुत बहुत, मैं तो कहता हूं बिल्कुल मिलता है।
कुछ हालात होते हैं जहां अदालतों को मिसगाइड किया जा सकता है। हाँ वही मेरा। हाँ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अदालत कभी भी नाइंसाफी नहीं करती। अदालत को गुमराह कर देना, अदालत को गलत बयानी कर देना और उसमें आकर के कुछ ऐसी चीजें हो जाना जो इंसाफ के खिलाफ हो जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन ऑल अगर हम देखें तो हमारे देश की नीचे से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक की जितनी अदालतें हैं वो इंसाफ देने के लिए वचनबद्ध हैं और उन्होंने बहुत बहुत बड़े काम किए हैं। जब लोगों की उम्मीदें टूटी हैं तब यहाँ की अदालतों ने उनकी उम्मीदों को जो है बरकरार रखा है। कानून अंधा नहीं होता। कानून बिल्कुल अंधा नहीं होता। हाँ, तो आप उसमें भी देखिए, अगर उस पिक्चर में देखें तो आप देखेंगे जज जो है वो टाइम से ओवर इंसाफ दिलाने के लिए, अदालत का वक्त भी खत्म हो चुका है, उसके बावजूद रात भर अदालत चलती है। और ऐसा सच्चाई में भी हुआ है। ऐसा सच्चाई में होता है। तो अब मैं इसी बात को फिर अपनी बात को वही साबित करना चाहता हूँ कि मेरे देश की अदालतें टाइम की परवाह न करते हुए इंसाफ पे मरकज करती हैं। बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री हूँ कि जब कहीं इंसाफ नहीं मिलता है लोगों को, जैसे अभी भाई साहब ने भी बताया कि कोई सिस्टम उनको इंसाफ नहीं दे पाता है, तो उनकी आखिरी उम्मीद होती है कि मैं अदालत जाऊं। और सभी न्यायमूर्तियों से हाथ जोड़ के उम्मीद है, जब आपके पास इस तरीके का कोई व्यक्ति आए तो उनको इंसाफ की आपसे उम्मीद होती है, तो आप उनको इंसाफ देंगे और इसी उम्मीद के साथ वो आपके पास आता है। तो चलिए, ये तो आपका लॉयर सफर था। अब हम चलते हैं आपके राजनीतिक सफर में, एंटर करते हैं दोबारा से। डीपी यादव। जी जी जी, हाँ, डीपी यादव हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरा उनसे एक शादी में उनसे मेरी सन 89 में मुलाकात हुई थी। 89 शादी में? एक शादी में, हाँ, मौके पे लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया था कि ये है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो उस जमाने में बड़े मतलब अजीब उनका नाम था, दूसरी तरह से समाज में लिया जाता था। लेकिन मैंने जब उनको बात करता देखा और उनके साथ एक आध घंटे हम मिले तो लगा कि ये आदमी कुछ करना चाहता है और इसके नाम से जो धब्बा लगा है, इस धब्बे से कहीं दूर का आदमी। तो मुझे उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। तब उन्होंने मुझसे कहा बातों के दौरान कि अशफाक भाई, मैं समाज में निस्वार्थ राजनीति की एक शुरुआत करना चाहता हूँ। तो हमें भी लगा कि चलो, अगर यह बंदा ऐसा करना चाहता है तो ऐसे हर बंदे को सपोर्ट किया जाना चाहिए। और तभी से हमारी उनसे मुलाकातों का सिलसिला चालू रहा और आज भी है। एक दीवारों पे एक नाम देखा जाता था, जी जी, डीपी यादव। नाम नहीं, आंदोलन है। जी जी। किसने दिया था वो नाम, नारा? हाँ, वो भी हम लोगों ने दिया था। वो नाम हम लोगों ने दिया था अपने दोस्त को प्रमोट करने के लिए। एक पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, और उसमें हम लोगों ने चाहा ये था, तमाम साथियों ने, कि हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना कोई मुसलमान हो, ना कोई सिख हो, ना ईसाई हो, बल्कि हिंदुस्तानी रह करके एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सेदारी और भागीदारी करें। तो हमने इसीलिए वो परिवर्तन नाम दिया और उसी परिवर्तन को लेकर के हमने परिवर्तन दल वो बनाया था उस वक्त। हेलीकॉप्टर में भी डीपी यादव के साथ आपकी वीडियो वायरल हुई थी। जी हाँ, मैंने उनके साथ बैठ करके और अच्छी राजनीति करने के उद्देश्य से काम किया था। हालांकि हम उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो, उनकी बहुत सारी वजहें, उनकी अपनी फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकती है, बहुत सारी थी। लेकिन जिस नीति के लिए और जिस मकसद के लिए हमने बनाया था उस दल को, उसमें हमारा था कि मौजूदा जो राजनीति में विकार और परेशानियां और दुश्वारियां हैं और जो कमजोरियां हैं उसको दूर किया जाए और हिंदुस्तान में विशुद्ध एक अच्छी राजनीति जो सबके हित में हो, सबके भाईचारे में हो और मेरे देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में हो। तो उसलिए एक ख्वाहिश थी, एक उम्मीद भी थी, एक अरमान भी था। अब अरमान भी होता है, ख्वाहिशें भी होती हैं, कितनी पूरी होती हैं ये समय पे आधारित होती है। तो डीपी यादव साहब के साथ आपने एक लंबा अरसा गुजारा है, तो उनका जो राजनीतिक सफर था उसमें आपका कितना योगदान था? बस मैंने कहा नहीं कि वो जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल हम लोगों ने बनाया था, तो वो नाम भी आपने सजेस्ट किया? जी हाँ, वो हम लोगों ने मिल करके सजेस्ट किया था। तो कितने सक्सेसफुल हुए थे? 2-4 सीटें जीती थी उस दौरान? जी हाँ। उस वक्त तो यूपी में एक चुनाव हुआ था, उसमें 4 सीटें जीती थे। राजस्थान में भी 2 चुनाव, 2 सीटें, 59 सीटें हम लोग लड़े थे।
उसमें 2 सीटें हम लोग जो है जीत पाए थे। जीत पाए। फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ऐसे बना ली, 4-5 सीटें जीत ली, नाम भी काफी हाँ, कर लिया, उसके फिर समाजवादी पार्टी से क्यों गठबंधन नहीं, करना? समाजवादी से तो नहीं हुआ। पहला चुनाव जो उन्होंने 89 में लड़ा था वो मुलायम सिंह की पार्टी से ही लड़ा था। समाजवादी तो थी। समाजवादी से शुरुआत तो उनकी समाजवादी से हुई थी, फिर बाद में उन्होंने पार्टी बाद में उनकी जो है उन्होंने उनके समाजवादी पार्टी से अंतर्विरोध हुए हाँ, और विचार आपस में नहीं मिले। हाँ, कुछ नेतृत्व की रसाकशी वजह बनी, हाँ, तो वो आपस में उनमें मनमुटाव हो गया था और उसमें हमारा लेना देना नहीं था। हम कभी समाजवादी में रहे नहीं, रहे नहीं, हम कभी रहे नहीं। डीपी यादव के साथ रहे। डीपी से के साथ हमारी तो व्यक्तिगत दोस्ती रही तो उनसे। आज भी बात होती है डीपी यादव जी से? हाँ, आज भी मिल जाते हैं। हालांकि आजकल वो अपने कारोबार में है, राजनीति से जरा दूर है फिलहाल, और अपने कारोबार को देख रहे हैं। तो एक कारोबारी की हैसियत से वो इस वक्त अपने कामयाब है। तो बात होती है, कभी घर हाँ पे आते हैं, हाँ शादी वगैरह फंक्शन हाँ, में आते हैं? मेरे जितने भी दुख सुख हैं उसमें बराबर शरीक होते हैं वो आकर अच्छा, के। जो उनके 2 बेटों का मसला था, आई थिंक वो जो आई थिंक कुछ मर्डर केसेस थे, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मतलब वो क्या उसके बारे इल्जाम में था, नहीं क्या नहीं है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। वो क्या मामले थे, वो अच्छा। उस मामले में मैं ना पढ़ना चाहता था और ना मैं उस मामले में कोई जानकारी रखता हूँ। तो चलिए, ये तो हुई डीपी यादव साहब की बात। अब जी अगले मुद्दे पे आते हैं। जी जी अस्पाक मुस्लिम नेम, जी भारती आई थिंक हिंदू नेमों में यूज होता है। हाँ हाँ जी तो मेरा सवाल ये है, अस्पाक और भारती का कैसे मिलन हुआ? जी। मैं जब छात्र था, स्टूडेंट था, हाँ, तभी मैं जो था किसी भी बिरादरीवाद के खिलाफ था हाँ, और मैं ये जानता था कि मेरा मजहब मेरे घर के अंदर है। मैं अपने घर के अंदर एक कट्टर नमाजी होने के साथ साथ इस्लामी उसूलों को मानने वाला हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलूं, अपने इस्लामी उसूलों को भाईचारे के साथ मिला करके तमाम और लोगों के साथ मैं ऐसा लगूं कि जैसे मैं उनका अपना हूं, अपना हूं। पराया नहीं। तो इसीलिए मैंने लोग कुरैशी लगाते हैं, अंसारी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। बाई कास्ट में भी कुरैशी हाँ, हूं, हाँ, हाँ, लेकिन मैंने कभी कुरैशी इसलिए नहीं लगाया। भारतीय लगाने का मतलब ये था कि समाज का हर वर्ग मुझे अपना माने, ये एक हिंदुस्तानी है, भारतीय है। हाँ, इसीलिए मैंने इस नाम को जो है अपने साथ लगाया हाँ, और मुझे बड़ी खुशी भी है कि मैं सार्थक रहा हाँ। अपने उस काम में कि अशफाक भारती जहां जहां गया वहां हिंदुस्तानी बन करके गया, न बिरादरी वाला बन करके गया, ना मुस्लिम बन करके गया। तो आपका डॉक्यूमेंट्स नाम तो अशफाक भारती नहीं नहीं, होगा? मेरे डॉक्यूमेंट्स में तो मोहम्मद अशफाक है। हाँ। लेकिन मैंने अपने नाम को इसी नाम से रखा है। तो ये मोहम्मद अशफाक कब तक रहा जब आपकी शुरुआत हुई थी? जी। और ये भारती कब जुड़ा? भारती मेरा लगभग, मैंने कहा नहीं, छात्र जीवन से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन जब कर रहा था, हाँ। तभी से मैंने अपने साथियों के बीच में इस नाम को, और ये नाम भी मेरे एक दोस्त ने दिया था मुझे। अच्छा। हाँ। क्या नाम है उनका? मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मनोहर लाल खत्री। अभी है? हाँ है, अभी भी है। तो मनोहर लाल खत्री जी, अगर आप देख रहे हो तो देखिए, आपने नाम दिया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हिंदू मुस्लिम तहजीब है ये? कैसे उन्होंने दिया था? बस वो ऐसे हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, कहने लगे तू इतना अच्छा है, तू मतलब मजहब की दीवारों से हट करके है, और तू यहाँ पर जो है, तू मतलब तू जो है अपना नाम यार ये लगा। अब तो फिर मैंने उस नाम से, असल में वो मेरा जो दोस्त था वो मेरा नाम अशफाक भी नहीं लेता था, वो आशु कहता था। अच्छा। तो उनने मेरा नाम आशु भारती रखा। आशु भारती? जी हाँ। तो फिर उसने मैंने फिर आर्टिकल भी लिखना शुरू किया। कामरेड सुरजीत सिंह हुआ करते थे, लोक लहर चलाते थे अखबार उनका। बहुत हिंदुस्तान के बड़े मशहूर कामरेड रहे हैं। तो मैंने उनके अखबार में काफी आर्टिकल लिखे भी थे जब मैं पढ़ता था। तो मैं आशु भारती के नाम से ही लिखा करता था। तो जब मोहम्मद अशफाक भारती से मोहम्मद अशफाक भारती हुए तो घर वालों का क्या रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं, एक्सेप्ट किया? ना, सबने एक्सेप्ट किया। मेरे घर में चूंकि पहले से ही लोग खुले दिल के थे, खुले दिमाग के थे, और मेरे बाबूजी भी बड़ा पसंद करते थे। लोग जब उस नाम से मुझे घर पे दस्तक देते थे कि अशफाक भारती है, तो मुस्कुराया करते थे। और एक दिन तो मेरे बाबूजी ने ये भी कहा कि मुझे बड़ा खुशी होती है जब लोग मुझसे ये कहते हैं ये अशफाक भारती के बाप हैं। तो आपको बड़ा गर्व फील होता है? नहीं, मुझे तो गर्व नहीं होता कि मेरे बाप मेरे नाम से जाने जाए, लेकिन मेरे बाप को जरूर फख्र था इस बात का।
तो चलिए, ये रहा अस्पाक और भारती का किस्सा। अब अगली ओर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जी और मुसलमान, जी ये दो अलग अलग पहलू है। और जो चंदौसी की मंत्री हैं, जी माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी, जी जी आपको भाई मानती हैं, और हमने देखा है काफी फोटोग्राफ्स वगैरह। जी रक्षाबंधन पे वो आपको राखी भी जी, बांधने आती है, बिल्कुल। और शायद उनकी बेटी की शादी हुई थी, जी जी तो वो आपने शायद भात वगैरह भी दिया था, हाँ बस है दिया था। तो जब इस तरीके से वो आपके घर आती हैं, आप उनको भात देते हो, एक भाई और बहन का रिश्ता कायम हो गया है। जी, ये मन की हमारी दोनों की आस्था थी। वो मुझे भाई मानती थी तो मैंने उनको बहन एक्सेप्ट किया। तो और ये तब से आप बता रहे हैं, जब वो राजनीति में नहीं थी? जब वो राजनीति में नहीं थी, तब से जब वो आपका है? मेरी 2 साल सीनियर रही हैं। अच्छा, जब मैं senior। ग्रेजुएशन कर रहा था वो एमए कर रही थी। ओके। तो कॉलेज में, एसएम कॉलेज में हम लोग साथ साथ रहते थे। मैंने उनको हमेशा अपनी बड़ी बहन जैसा ही उनको आदर किया और आज भी आदर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, और उसी का कारण है कि वो हर रक्षाबंधन पे जी आपके अब घर आती हैं, जी जी और वो राखी बांधती हैं जी जी आपके उस जी पे। जी रहा भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान का, हाँ। तो मेरा मानना है कि इस पूरी हिंदुस्तान की जो राजनीतिक परिवेश है वो सारा का सारा साफ सुथरा नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीतिक घालमेल है उनका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर हम विवेचना करें तो काफी प्रगतिशील उनके कार्य भी हैं। कुछ बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। अगर ये छोड़ दिया जाए कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम विवाद के नाम पर उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो मेरा मानना यह है और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय मुसलमान को वोट बैंक न समझा जाए। वो भी इस राष्ट्र का एक अहम हिस्सा है और उनके बगैर इस राष्ट्र की मजबूती और कामयाबी का ख्वाब देखना बेकार है। और ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है, मोहम्मद अस्पाक से अस्पाक भारती जी और एक बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं उनसे एक बहन का रिश्ता। तो ये अस्पाक भारती साहब ने बखूबी करके दिखाया है। चलिए, ये चैप्टर भी हम क्लोज करते हैं, अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। जब एनआरसी का कोई मुद्दा चल रहा था, सीए वाला मुद्दा, एनआरसी सीए वाला कोई मुद्दा चल रहा था, उस दौरान चूंकि आपका नाम अस्पाक भारती जी और सारे जो पुलिस महकमा है बड़ी आपसे उम्मीद करता है कि आप एक मुसलमानों के एक अच्छे वक्ता हैं, मुसलमानों का समय समय पे पक्ष भी रखते हैं, और जब इस तरीके की कोई चीजें आती हैं तो पुलिस प्रशासन आपसे संपर्क भी करता है जी और आपसे उम्मीद भी करता है कि आप लोग मुस्लिम समाज में ये अनाउंसमेंट करें कि वो इस तरीके से कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, जो कि चंदोसी में होता भी नहीं है। चंदोसी का मैं समझता हूँ जो मुसलमान है वो काफी समझदार है और वो विवेक से काम लेता है, फिर आप जैसे सरप्रस्त लोग हो तो वो सुनता भी है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब आप समाज के हित के लिए, शासन प्रशासन के हित के लिए जब मुसलमानों से अपील करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं मुस्लिम समाज में, वो आपको दूसरे कटघरे में खड़ा कर देते हैं और वो खड़ा करके आप पे मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाते हैं। तो वो क्या है सर? और वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, ना समझी कहूंगा मैं ना तो प्रशासन की हम लोग ने मदद की है, हमने हर हालत में अपने समाज की नहीं, मैं एक सेकंड, मेरा कहने का जो मतलब है, चाहे तो प्रशासन हो, वो आपसे मदद की नहीं, वो ये कहता है कि आप अपने लोगों को समझाइए, बताइए, तो वो आपसे ये उपेक्षा रखता है जी। मदद का विषय नहीं है। मदद अगर देखा जाए तो एक तरीके से मदद प्रशासन क्या, देखो, एक जिम्मेदार नागरिक और एक प्रशासन, वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे शहर में अमन भाईचारा बना रहे, तो वो उसी भाईचारे के लिए प्रशासन आपसे कहता था। मेरे कहने का सवाल मतलब ये था। हाँ जी। तो हमने जो प्रशासन के साथ काम किया वो ये जान करके किया कि देखिए, विरोध होना चाहिए, किसी भी विरोध जरूर है और भारतीय लोकतांत्रिक तरीके से हमें करना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का हमें झगड़ा फसाद और किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई जिससे हमारे देश की संपत्ति को नुकसान ना हो या हमारे देश के लोगों को बिला वजह परेशानी होती हो, इन चीजों से हट करके हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए। हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार भी है। हाँ, बिल्कुल। तो अब अगर एनआरसी का कोई प्रोग्राम था तो उसमें हमारी विचारधारा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उस मुख्तलिफ विचारधारा को हम लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। यही हमने अपने समाज से अपेक्षा की और लोगों में जाकर के हमने ये कहा
कि हमने ज्ञापन के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रखनी है और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब रहे। कुछ लोग हाँ ऐसे होते हैं जो इस बात को इतर ले जाते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह खुदा जो है उनको जो है सद्बुद्धि दे, उनको नेक अकल दे और वो भी जो है देश की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करें जैसे हम लोग चाहते हैं। वो यही नहीं, हमारे इस कार्य से पुलिस और सामान्य प्रशासन ने मुझे 3 या 4, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर मुझे सम्मानित भी किया था इसी काम के लिए कि मैंने यहाँ पे फसाद होने वाली व्यवस्था को टालने का प्रयास किया और मेरे साथियों ने किया था। उसमें मैं अकेला ही शामिल नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम शामिल है। हाँ, उसमें मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई है तनवीर कुरैशी, वो मेरे साथ रहा, आगे रहा वो, और बहुत अच्छा लड़का है वो। और वो मैं समझता हूँ कि मेरी विरासत को आगे ले जाने में वो मेरे बात जो है वो उसमें आगे बढ़ाएगा, उसे आगे करेगा। बिल्कुल। तो देखिए मेरा भी और भाई साहब का भी जो कहना है कि जब भी कभी इस तरीके की कोई बातें हो तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे शहर का अमन चैन बरकरार रहे और भाईचारा बरकरार रहे। फिर चाहे जो सोचने वाला, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पहल ये होनी चाहिए कि हम अमन भाईचारा कायम रखें। हाँ, इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए यही नहीं कि हमने ही बहुत बड़ा काम किया हो। कोरोना काल में भी हम लोगों ने प्रशासन के साथ रह करके बहुत सारी दुश्वारियों को हल करने का काम किया। उसमें एक हमारा छोटा भाई है, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया। उसने कोरोना काल में ऑक्सीजन का काम किया, शानू आरसी। शानू आरसी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। उसमें याद करना इसलिए चाहूंगा कि उस बच्चे ने, उस भाई ने, छोटे ने बहुत अच्छा काम किया था और वो मुबारकबाद का मुस्तहिक। बिल्कुल। जो भी अच्छा काम करता है हमारी तरफ से मुबारकबाद, भाई साहब की तरफ से मुबारकबाद। अच्छा, चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं एफआर इंटर कॉलेज पर। जी, आप एफआर इंटर कॉलेज में एज ए प्रेसिडेंट हैं जी। तो जब आप प्रेसिडेंट नहीं थे तब एफआर इंटर कॉलेज किया था और अब एफआर इंटर कॉलेज किया। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एफआर इंटर कॉलेज एक अल्पसंख्यक इदारा है, सभी कम्युनिटी के बच्चे वहां पढ़ते हैं। तो जब आप प्रेसिडेंट नहीं थे तो एफआर इंटर कॉलेज किया था और जब आज आप प्रेसिडेंट हैं तो आपने और आपकी टीम ने मिलकर एफआर इंटर कॉलेज को कहां पहुंचाया? जी, वैसे तो मैं इसी स्कूल का तालिब इल्म रहा, स्टूडेंट रहा। और जब मैं यहाँ पढ़ता था तो यहाँ के फील्ड कच्चे से थे, वो कोई खरंजा वरंजा भी नहीं था। जिस तरह से भी ये चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने फिर डिग्री कॉलेज गए, उसके बाद जब हम सामाजिक सेवा में आए तो हमने सबसे पहले इसकी सूरत हाल पे गौर किया और हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने आप को जो है, जो हमारा इसका कर्ज है हमारे ऊपर, यहाँ से हमने बेसिक तालीम, हाई स्कूल हमने यहाँ से किया है, तो इस इदारे का हम पे कर्ज है, क्यों ना इस कर्ज को उतार तो नहीं सकते लेकिन कुछ ना कुछ हम इसके लिए कर सकते हैं। तब हमने जाकर के इसमें काम करना शुरू किया, मैंने और मेरी पूरी टीम ने, जिसमें मेरे साथ अनीस साहब हैं, हमारे भाई हैं, और अख्तर बाबू हैं, हाजी मतीनुद्दीन साहब हैं, और हमारे कई साथी हैं जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ मेरे साथ लगे। और उस लगन का सिलसिला ये हुआ कि हमने जावेद अली खान साहब जो राज्यसभा के मेंबर सांसद हैं, उनसे हमने कहा तो उन्होंने बड़ी खूबी के साथ, बहुत खुशी के साथ, फंड भी आपने लिया था? हाँ, उनसे 10 लाख रुपए दिए, वो स्कूल के लिए दिए उन्होंने, और उसके लिए एक ब्लॉक बना। अच्छा, उसके बाद महबूब अली साहब से भी हमारे बड़े अच्छे संबंध पुराने, जो एमएलसी अमरोहा के एमएलए और मंत्री भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। तो उनसे भी हमने करीब, उनके बेटे, वो अपनी निधि से तो नहीं दे सकते थे, पर उनका बेटा एमएलसी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी दे सकता था। तो हमने उनसे भी 15 लाख रुपए लेकर के वो हम जो प्रिंसिपल ब्लॉक के ऊपर का है वो सारा बनवाने का काम किया। एक साथी और है हमारे इफ्तिखार साहब, सैफी हैं संभल गेट के, उन्होंने भी, हमने उनको भी ऑबलाइज किया और उन्होंने भी हमारी बात को मान करके अपने बाप के नाम पर एक कमरा देने का काम किया। और वसीम बरेलवी साहब एमएलसी, उनसे हमने जाकर के रुजू किया, जो शायर है वो भी एमएलसी हो गए। एमएलसी हो गए। अच्छा। तो उन्होंने भी यहाँ की जो फजल रहमान की जो इंटरलॉकिंग फील्ड है, एक पूरी फील्ड देने का उन्होंने काम किया वहां पर। तो आपने जिस तरीके से जो जहां से मदद मिल सकती थी, हमने करीब 1 करोड़ रुपए का काम इसमें लोगों से मदद लेकर के हमने इसमें कराने का काम किया।
और आप भी देख रहे होंगे कि पिछले से कहीं ज्यादा एफआर इंटर कॉलेज अपने आप में एक जवान सी इमारत दिखाई पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कहा जाए कि जितना फंड आपने लोगों से लेकर के अपने शासन काल में, मैं तो शासन ही कहूंगा, तो आपने लगा दिया, तो वो पहले कभी नहीं लगा। वो पहले कभी नहीं लगा, किसी भी तरह से नहीं लगा। पिछली मैनेजमेंट ने, मैं उनको ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत खराब काम किया, लेकिन निष्क्रिय रहे, एक्टिवलेस रहे, और वो सिर्फ मैनेजमेंट बन करके कागजों में बनी रही, उन्होंने कोई काम खास करके नहीं दिया। अच्छा, एक ये भी कहा जाता है कि अगर मुस्लिम समाज चंदौसी का पढ़ा है जी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण एफआर इंटर कॉलेज है। क्या ये सही बात है? एक बड़ा कारण नहीं बल्कि पूरा कारण। अच्छा, मतलब 100% अगर कहूंगा मैं, तो जिस जगह पे ये स्कूल बना है उसके आसपास जितनी आबादी है वो बैकवर्ड क्लासेस की है, और बैकवर्ड क्लासेस हमारे जमाने से पहले मजदूरी करने में था और तालीम की तरफ कोई ध्यान नहीं था। ये इदारा बना हमारे बुजुर्गों की देन है, हमारे वालिद मरहूम हाजी समी साहब और उनके तमाम जितने रफ़क़ा थे, उन्होंने मिलकर के इस इदारे को बनाने का काम किया। और उसका असर यह है कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं वो भी उसी इदारे की देन है, आप मेरे सामने बैठे हो वो भी उसी इदारे की देन है, और हमारे जितने साथी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं सब उसी इदारे की देन। तो एफआर इंटर कॉलेज से पढ़े हुए छात्र देश विदेश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। हमारे यहाँ के एक इश्तियाक साहब हैं, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और एक हमारे यहाँ 2 साइंटिस्ट हैं जो विदेशों में हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगह पर हैं। इसी इदारे से पहला बैच सन 64 में टॉप कर करके 75% नंबर, बड़ी बात थी। 5 सब्जेक्टों में डिक्टेशन लाना बड़ी बात थी। ऐसे में आफाक साहब ने यहाँ 5 सब्जेक्टों में डिक्टेशन ला करके इस स्कूल का नाम रोशन किया। फिर यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़े वो, फिर बॉम्बे की बुरहानी डिग्री कॉलेज में वो एक्टिंग प्रिंसिपल भी रहे। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि देखो यहाँ का रिजल्ट बड़ा खराब जा रहा है, उस जमाने में 13% रिजल्ट था एफआर इंटर कॉलेज का, तब हमने उनसे दरख्वास्त की कि देखिए आपका कर्जा है इस इदारे पे, तो वो हमारी बात मान करके बहुत बड़ी पोस्ट ठुकराई उन्होंने, और वो यहाँ पर आकर के इंटर कॉलेज के जो मुंबई से आए थे, मुंबई से और वो इतनी बड़ी पोस्ट ठुकरा करके आए थे कि उन्होंने जाती तौर पर जरूर नुकसान किया, लेकिन समाजी तौर पर हमारा बड़ा फायदा किया। और वो यहाँ 12 साल प्रिंसिपल रह करके पहले ही साल में 88% यहाँ का रिजल्ट उनका बना। 13 से 85%, तो बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और उन्होंने इस इदारे का कर्ज अदा किया। हालांकि इस इदारे को बनाने में निजामुद्दीन साहब का अहम किरदार इसलिए है कि वो फाउंडर प्रिंसिपल रहे, और उन्होंने बहुत सारे मतलब इस इदारे को बनाने का काम किया, और उन्हीं की ज़ेरे निगरानी पहला बैच जो है बहुत शानदार रहा यहाँ का। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद जो है उसकी हालत रिजल्ट की खस्ता होती चली गई, और वो खस्ता होने के बाद इतनी खस्ता हुई कि शरीफ साहब, पीएन शर्मा साहब और भी कई साहब बीच बीच में प्रिंसिपल रहे, एक्टिंग प्रिंसिपल रहे, फुल फ्लैश कोई नहीं था। तब आफाक साहब आए। अभी हाल ही में एक एफआर इंटर कॉलेज के जो टीचर थे जी, मिश्रा जी, जो शायद एक्सपायर हो गए, तो मैं मुंबई में था जी, तो मैं भी एफआर इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो जब हम पढ़ते थे तब ये 4 टीचरों की नई भर्ती हुई थी जी, तब ये मिश्रा जी आए थे। आफाक साहब ने रखा था। हाँ, तब ये आए थे, तो तब से मैं उनको जानता था और बड़े अच्छे थे, और वो एकदम छोड़ के चले गए। तो चूंकि टीचर तो सभी गुरुजन होते हैं, तो मुझे सुन के बड़ा शौक लगा, तो फिर मैंने कोशिश करी कि कैसे इनके परिवार में मैं बात करूं, तो कहीं से मैंने नंबर निकाल के उनको दिया था। तो चलिए इस प्रोग्राम को, अब बात तो आखिर बहुत करने का मन था भाई साहब से, लेकिन चूंकि टाइम हमें अभी इसकी इजाजत नहीं देता, हम उम्मीद करेंगे कि भाई साहब से दोबारा हम लोग फिर टाइम लें और दोबारा बहुत से मुद्दों पे चर्चा करें, और जितने भी सवाल मैंने अशफाक भारती साहब से किए, बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी साफ सुथरे अंदाज में उन्होंने अपने जवाब रिप्लाई दिए हमें, और आई होप कि आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको भी ये जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो पॉडकास्ट का सिलसिला है ये शुरू हो चुका है, और हर वीक आप देखेंगे कि हम एक ऐसे ही समाज सेवक, ऐसे ही राजनेता वाला दूसरा होगा, एक समाज सेवक
आपको हम ऐसे ही अपने हर वीक एक पॉडकास्ट में लाते रहेंगे। उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, उनके समाज में किए हुए कार्यों के लिए हम आपको उनके सामने पेश करते रहेंगे, उनसे बातें करेंगे। आपके सवाल भी हम जल्दी उन पे जोड़ेंगे जब हमारा पॉडकास्ट जैसे जैसे आगे चलेगा। दूसरा हमारा जो पॉडकास्ट शुरू होने वाला है, टॉक टू पॉलिटिशियंस, टॉक विद पॉलिटिशियंस, उसमें केवल एमपीज रहेंगे, एमएलए रहेंगे और मंत्रीज रहेंगे। उसकी शूटिंग हम नोएडा में करेंगे। वो चैनल भी हमारा अपकमिंग है, बहुत जल्दी आने वाला है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहे और हमेशा खुशियां बांटते रहे और प्यार मोहब्बत इस तरीके से भाईचारा अमन बना रहे, उसके लिए हम जो है हम दुआ करें, धन्यवाद, काम भी करें, काम भी करें। अब लास्ट में सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि आप जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए एक संदेश कुछ दीजिए कि वो क्या करे और कैसे आगे बढ़े। क्या मैं आज के युवा अपने साथियों से यही दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए हमसे जितना भी हो सकता है हम वो करें। समाज में भाईचारा पैदा करें और समाज में नफरत करने वाले हर उस ग्रुप से और हर उस विचार से अपने आप को अलहदा रखें और सिर्फ खूब जम के पढ़ाई करें। नौजवान अपने आईएएस बने, आईपीएस बने और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और अपने नौजवान मुस्लिम साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि देश की तरक्की के लिए आपको तालीम के आगे आना है। आपने आईपीएस जितने भी कंपटीशन है उसमें सारे में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और अपना भी विकार बनाना है, अपने समाज का विकार बनाना है और अपने मुल्क का विकार बनाना है। इसके लिए हमें जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। अब दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए टॉक टू कुरैशी। थैंक यू।